हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे थे। हमें देखा कि क्रोमेटोग्राफी से हम कैसे किन किन टेक्निक से प्रोटीन को प्यूरिफाई करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें हम देखते हैं प्रोटीन्स की मोबिलिटी यानी उनकी मूवमेंट कैसी होती है। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल और सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसडीएस पेज। ये बिल्कुल अपोजिट है जेल क्रोमेटोग्राफी में। हमने देखा कि वहाँ पर लार्ज जो मॉलिक्यूल्स है वो पहले मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स पहले मूव फास्टर करते हैं। एसडीएस जब हम प्रोटीन मिक्सचर में ऐड करते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट ये कंपाउंड है। इसको जब हम ऐड करते हैं विद प्रोटीन मिक्सचर, तो ये सारे प्रोटीन्स को नेगेटिवली चार्जड बनाते हैं। तो एसडीएस प्रोटीन कॉम्बिनेशन फिर कहाँ मूव करते हैं, उससे उनको मोबिलिटी होती है, वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट होता है टू नेगेटिव चार्ज, तो वो एनोड की तरफ जाने लगते हैं। और पॉलीएक्राइलमाइड जेल जो है वो इस्तेमाल हो जाती है एज अ बेस। उनमें ट्रैवल करते हैं ये प्रोटीन्स। तो ये रैपिड है, सेंसिटिव है, इससे हमें मतलब जो जितने भी स्मॉल प्रोटीन्स जो इम्पॉसिबल है क्रोमेटोग्राफी में ये प्यूरिफाई होना या आइडेंटिफाई होना, वो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि रैपिड है, सेंसिटिव है। और जो क्योंकि इसमें क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन्स जब इस जेल में, जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है उसमें मूव करते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स उसमें जो स्मॉल प्रोटीन्स है वो आसानी से मूव करते हैं, लेकिन जो लार्ज है वो रहते हैं जेल के ऊपर ही। अगर हम देखेंगे, जब हम ये इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं तो हमें जेल ऐसे दिखता है। जो जेल बेस बनती है, नाइट्रोसेल्यूलोज पे ये जेल हम ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है। यहाँ जो है, यहाँ पर साइट ऑफ एप्लीकेशन है, यहाँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइपेट हम मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन डाल देते हैं। फिर विद इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्रोटीन्स है वो मूव करते हैं, क्योंकि अगर हमने सोडियम डोडेसाइल सल्फेट डाला होता है तो उसकी वजह से वो नेगेटिव होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ मूव करने में, स्मॉल होंगे, लेकिन जो लार्ज है वो इधर ही रहते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, वो इस जेल को पास नहीं हो पाते ड्यू टू देयर लार्ज साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इससे हमें मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन होता है, क्योंकि हमने देखा जो स्मॉल प्रोटीन्स है जिनका लेस मॉलिक्यूलर वेट है, वो जेल को पार करते हो, पास मूव करते हैं जेल में, लेकिन लार्ज नहीं मूव कर सकते। यानी इसमें जो स्टैंडर्डाइज जो प्रोटीन्स है उसमें अकॉर्डिंगली किस टाइप के मॉलिक्यूलर वेट्स पास होते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट क्या है। अब दूसरी टेक्निक है जिससे हम भी प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसमें आता है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। यहाँ हम आइसो इलेक्ट्रिक पीएच जो पीआई है प्रोटीन्स का, जहाँ हमें पता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे इनका चार्ज जो होता है 0 होता है, तो यानी इस पीएच पे जो प्रोटीन्स है वो मूव नहीं करेंगे। इस मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स को किस बेसिस पे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या पीएच जो है जिसको हम आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कहते हैं। यहाँ पर जो जेल यूज होता है जिसपे ये प्रोटीन मिक्सचर जो है फिर पास होगा, उसमें पीएच ग्रेडियंट लगा होता है, यानी उसमें बराबर एरियाज होते हैं, जिसमें चार्जड एरियाज होते हैं, पॉजिटिव चार्जड एरियाज होते हैं, नेगेटिव चार्जड, और जीरो जहाँ पर जो न्यूट्रल चार्ज हम उसको कह सकते हैं वो एरियाज होते हैं। तो जो भी प्रोटीन है वो मूव करता है तब तक जब तक वो उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट
ना हो, वो रुक जाएगा। जो ही उसका पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पहुंचेगा, यानी उसका चार्ज नहीं होगा, जब चार्ज नहीं होगा तो वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो वहां रुक जाएगा। उस बेसिस पे हम प्रोटीन को यहाँ पर आइसोलेट करते हैं और फिर प्यूरिफाई। और देखा गया है जो ये आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, इससे हम बहुत सारे प्रोटीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं, फिर प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, चाहे उनमें उनके पीआई में कितना फर्क हो, 0.01। फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन का पीआई हमें 0.04 आ रहा है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी इस पे उसका चार्ज नेट है। तो यानी इसके जो डिफरेंस है, कोई और होगा प्रोटीन, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 3 होगा, यानी इनमें डिफरेंस बाज़ाब्ता अच्छे से होती है, क्योंकि वरना वेरिएशन इनमें कितनी है, 0.01 की। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पर इन इस टाइप की वेरिएशंस वाले प्रोटीन्स को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में हम आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। फिर आता है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये असल में आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग और एसडीएस पेज का कॉम्बिनेशन है, यानी इसमें हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को मिले, और जेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉलीक्रैलेमाइड करते हैं, और प्लस देखते हैं उसमें प्लस देखते हैं पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बिना पर हम डिफरेंशिएट और आइसोलेट करते हैं प्रोटीन्स को। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है एलिजा, जो हमें विद इन शॉर्ट टाइम हमें आइडेंटिफाई करवाता है प्रोटीन्स का। एंटीबॉडीज क्या होती है, वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये टेक्निक हमें हेल्प करती है कि हम डिटेक्ट करें एंटीबॉडीज जो बनी है अगेंस्ट किसी भी एंटीजन। एंटीजन हम वहाँ पर लेते हैं पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस, और एंटीबॉडी जो होता है ये हमारी जो सेल्स है वो इन रेस्पॉन्स अगेंस्ट टू दिस एंटीजन, दिस फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट वो डेवलप करते हैं एक एंटीबॉडीज, ताकि ये एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं, और जो बैक्टीरियाज प्रोटीन ये वायरसेस होते हैं जो उनके एंटीजेंस होते हैं वो भी प्रोटीन्स के ही होते हैं। तो इससे हम इनकी प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं, जैसे एचआईवी इन्फेक्शंस है या जो वायरल कोर प्रोटीन्स है। होता क्या है, यानी एंटीजन जो वायरस के एंटीजेंस है अपने, वो उसके वायरल प्रोटीन्स होते हैं, उसको हम वेल में डालते हैं, वेल्स में, और फिर पेशेंट की जो ब्लड है, सीरम जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है उसको ऐड करते हैं, और हमें आसानी से अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी ये आपस में बिंड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इट इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट। अगर नहीं बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, दैट मीन्स कि इट्स अ नेगेटिव, इसको ये वायरस नहीं है। इसका दूसरा वेरिएंट है सैंडविच एलिजा। इसमें क्वांटिफिकेशन होती है, मतलब जो एलिजा है वो सिर्फ बोलेगा पॉजिटिव है नेगेटिव, वो बोलेगा कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी है या नहीं। लेकिन सैंडविच में ये क्वांटिटी, यानी कितने सेल्स में इसके प्रेजेंट कितना वायरस काउंट है। जैसे हम बोलते हैं कुछ पेशेंट्स में, जैसे कोरोना वायरस इस वक्त स्प्रेडिंग है, हम बोलते हैं कुछ पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनको सिम्टम्स नहीं है मगर उनकी बॉडी में हाई वायरस लोड है, यानी वो स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल वही हम क्वांटिटी देख सकते हैं कि इनका ये हाई वायरल लोड में आते हैं, मीडियम में आते हैं, लो में आते हैं, वो हम इन्हीं टेक्निक से देखते हैं। तो इट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स में, जो ये बायोलॉजिकल प्यूरिफिकेशन हम कैसे आइसोलेट करते हैं। तो प्रोटीन्स की आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, और इससे यहाँ तक कि मोस्टली हम डिजीज़ के लिए या एंजाइम्स के लिए, और यहाँ तक कि नए नए डिस्कवरीज, नए नए न्यू प्रोटीन्स भी हम डिस्कवर कर पाते हैं इन्हीं प्रोसीजर से। तो अब हमें पढ़ना है लिपिड्स। मैं लिपिड्स के लिए दूसरी स्लाइड शेयर करने वाली हूँ।
दिस इज अ लिपिड्स। तो लिपिड्स अगर देखेंगे, दीज आर फैट्स। हम जब शॉर्ट में बात करते हैं लिपिड्स की, तो फैट्स का जिक्र आता है, ऑयल्स का जिक्र आता है, घी जो हम खाते हैं, या एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट का जिक्र ज़रूरी आता है। तो लिपिड्स का अगर हम देखेंगे, ये वो कंपाउंड्स है, इनकी प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे कॉमन है कि ये वाटर में इंसॉल्युबल, जैसे हम घर में कभी कभार ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम वो पानी में ऐड करेंगे वो इंसॉल्युबल होगा, वो अलग लेयर बनाएगा। ये प्रॉपर्टी लिपिड्स की है। तो लेकिन इसके अलावा सॉल्युबल ये किन में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे इथर है, अल्कोहल है, उसमें हमने देखा कि ये अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर हुआ जो हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, यानी ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए उन सॉल्वेंट्स के सब में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, जो खुद भी वाटर हेटिंग सॉल्वेंट्स होते हैं। ग्रीक में लिपोज का मतलब है फैट। पॉलीसेकेराइड्स अभी तक पढ़े हमने, प्रोटीन्स पढ़े, या न्यूक्लिक एसिड्स है, जो आरएनए डीएनए हम बोलते हैं, वो चेन ऑफ पॉलीमर्स है। पॉलीसेकेराइड्स में हम देखते हैं ग्लूकोज यूनिट्स ऐड हो जाते हैं, एक पॉलीसेकेराइड चेन बनाते हैं। प्रोटीन्स में हम देखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में हम देखते हैं प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स ज्वाइन करके एक ये न्यूक्लिक चेन्स बनाते हैं। लेकिन लिपिड्स जो है ये पॉलीमर्स नहीं, ये आपस में पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं। इनमें कार्बन स्केलेटन होता है, और इनमें फैटी एसिड चेन्स होती हैं, और अल्कोहल ग्रुप होता है। ये खासियत इनमें है। तो फंक्शन, अगर हम लिपिड्स की फंक्शन डाइट में देखेंगे, हाई एनर्जी वैल्यू, हालांकि कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी, उसमें भी एनर्जी है, मगर फैट जितना हाई एनर्जी वैल्यू नहीं है। बस फर्क है कि कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट जल्दी एनर्जी देता है, फैट हमें जल्दी नहीं एनर्जी देता है, बट इसमें हाई एनर्जी वैल्यू स्टोर होता है। और जितने भी वाइटामिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो एडिपोज टिश्यू यानी फैट में ही डिसॉल्व होते हैं, या एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी में बहुत ही हमें ज़रूरत होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं वाइटल फंक्शंस के लिए, तो वो भी हमारी नेचुरल फैट्स, जिनको हम एडिपोज टिश्यू, जो हमारी एब्डोमेन एरियाज या हमारी बॉडी को इंसुलेटिंग फैक्टर भी देते हैं, उसमें वो डिसॉल्व होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फैट्स में वाइटामिन और एसेंशियल फैटी एसिड्स स्टोर होते हैं। जो हमारी ये जो टिश्यूज है, जो हमारी बॉडी में फैट्स है, ये एक्ट करते हैं थर्मल इंसुलेटर, यानी हमारी हीट, जो इंटरनल हीट है, उसको बाहर जाने नहीं देते, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे हमें इफेक्ट ना पड़े। इट्स इंसुलेटर, ये हमें बचाता है। कोल्ड के दौरान भी हमें जो ये फैट है ये हीट प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम की बात हम करते हैं, वहाँ पर हमें आता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स में एक्सॉन्स होते हैं। अगर हम नर्व सेल्स यहाँ आपको बनाएं, थोड़ा सा आपको ये याद आएगा, ये मेन बॉडी होती थी उसकी, यहाँ से डेंड्राइट्स हुआ करते थे नर्व सेल्स को, डेंड्राइट्स, और फिर एक्सॉन्स हुए करते थे, और एक्सॉन जो होते थे माइलिनेटेड, यानी उनमें इंसुलेटेड फैट होती थी, जो प्रिवेंट करती थी, क्योंकि हमें पता है जो नर्व सेल्स है इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पास हो जाती हैं, तो इंसुलेशन क्या प्रिवेंट करती है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बाहर ना निकले, यानी एक पर्टिकुलर फील्ड या पाथ में ही चले। क्योंकि अगर हमें पता है इंसुलेशन नहीं होगी, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर इंसुलेशन नहीं होगी, अगर दूसरा जंक्शन दूसरे के साथ ये कनेक्ट होगा तो उससे शॉर्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रिवेंट होता है। तो इंसुलेशन वहाँ वायर्स को प्रिवेंट करवाता है कि वो आपस में जुड़े और शॉर्ट क्रिएट करे। तो बिल्कुल यहाँ नर्व्स में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती रहती है, तो जो एक्सॉन्स में ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, माइलिनेटेड नर्व्स इनको हम कहते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं।
कि इम्बैलेंस ना हो, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस ना क्रिएट हो जाए, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और लिपोप्रोटीन्स, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा तब हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें लिपिड्स अटैचड होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी प्रेजेंट है। और यहाँ तक देखा कि ब्लड में जो लिपिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लिपोप्रोटीन्स की हेल्प से ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दिस वाज द जनरल फंक्शन ऑफ द लिपिड्स। अब क्लासिफिकेशन है कि हम लिपिड्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स, मिससेलेनियस लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स का जो मेन हमें ग्रुप्स है क्लासिफिकेशन में। अब सिंपल लिपिड्स में क्या है, ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। हमने बोला फैटी एसिड्स क्या है, ये कार्बन चेन्स होती है। स्टार्टिंग इनके नंबर्स होते हैं, कार्बन नंबर 18, कार्बन नंबर 18, 19, वो हमें नोमेनक्लेचर में पढ़ना है। नेमिंग भी कैसे होती है लिपिड्स की वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, यानी आपस में जो फैटी एसिड्स है उनकी लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है और प्लस अल्कोहल इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये दो ग्रुप्स में आते हैं सिंपल लिपिड्स, फैट्स और ऑयल्स और वैक्सेस। जो फैट्स और ऑयल है यहाँ पर अल्कोहल जो इस्तेमाल है ग्लाइसरॉल। अगर ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे 3 कार्बन नंबर है, CH2OH, CH2OH और यहाँ OH, और इस ग्रुप की वजह से ये अल्कोहल है, ग्लाइसरॉल। अल्कोहल है मगर कौन सा, ग्लाइसरॉल है। अब देखो इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, 3 हाइड्रोक्स, तो इसको ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल, यानी एक तो ग्लाइसरॉल उनमें अल्कोहल प्रेजेंट है और प्लस 3 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच्ड है, जिससे वो ट्राई एसाइल या ट्राईहाइड्रिक फैट्स बनते हैं। इसलिए उनका दूसरा नाम हम ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स भी लेते हैं। अब फैट्स और ऑयल्स में फ़र्क क्या है, क्योंकि ऑयल्स में भी अल्कोहल ग्रुप ग्लाइसरॉल ही है, ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल्स भी कहते हैं इनको। तो ये है कि फैट जो है रूम टेम्परेचर में वो सॉलिड में होती है और ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, बस यही फ़र्क है। अदरवाइज दे आर सेम फैटी एसिड, वो फैटी एसिड्स है जिनमें अल्कोहल ग्लाइसरॉल ऐड है। और हमने देखा कि जो फैट्स की अगर हाइड्रोलिसिस हुई, ब्रेकिंग, जब हम फैट्स की हाइड्रोलिसिस, मोस्टली हाइड्रोलिसिस जो है वो विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तब ब्रेक हो जाता है। तो वो किससे हो जाती है, अल्कली से, जो अल्कलाइन मीडियम होता है उससे फैट्स की हाइड्रोलिसिस होती है। और इस प्रोसेस को हम सफोनिफिकेशन कहते हैं। और हम ह्यूमन बॉडीज या एनिमल बॉडीज में ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल की सूरत में प्रेजेंट होता है। और अब वैक्सेस है, जैसे बी वैक्स है, हनी बी जो वैक्स देती है, या कैंडल वैक्सेस या कॉस्मेटिक वैक्सेस जो इस्तेमाल होते हैं, उनका जो अल्कोहल है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसमें ग्लाइसरॉल प्रेजेंट नहीं होता है एज अ अल्कोहल। बहुत सारे डिफरेंट अल्कोहल्स होते हैं मगर वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। और मोनोहाइड्रिक, यानी इन अल्कोहल्स में सिर्फ एक ही, ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ये डिफरेंस है। फैट्स और ऑयल्स में 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है और वैक्सेस में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और इसी वजह से जो इनका जो अल्कोहल ग्रुप है वो कंटेन करता है हायर मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल के बाद आता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स कैसे ये बनते हैं, इनमें एडिशनल ग्रुप्स, लाइक तो लिपिड है सिंपल लिपिड और प्लस कुछ ऐसे ग्रुप्स एडेड है जिससे ये कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसमें मोस्टली हमें आता है फॉस्फोलिपिड्स,
फॉस्फोलिपिड्स जो है एक तो इनमें भी फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फो जो नाम इनको निकला है वो फॉस्फोरिक एसिड की वजह से मिला है। तो फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। और एक्स्ट्रा जो एडिशनल देखा गया है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में। लेकिन कुछ जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है उनमें ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजीनियस बेसिस ही हो, उनमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने देखा है प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजीनियस बेस जिनको एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें पहला आता है ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड, यानी ये फॉस्फोलिपिड का ही पार्ट है, मगर इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजनस बेस ऐड है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड है, अल्कोहल जो है वो ग्लाइसरॉल की सूरत में है। फिर हमें दूसरा जो इसमें टाइप आता है फॉस्फोलिपिड्स का ही, स्फाइनगो स्फाइनगो फॉस्फोलिपिड्स। इसमें जो अल्कोहल है वो स्फाइनगोसीन है, ये वाला अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी इसमें बिल्कुल फॉस्फोलिपिड्स की ही तरफ बाकी रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स जो है इसको हम ग्लाइकोस्फाइनगोलिपिड्स भी दूसरा नाम कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें सेरेब्रोसाइड्स का भी नाम इसमें आया है, क्योंकि ये कंटेन करते हैं फैटी एसिड्स, और स्फाइनगोसीन एज अ अल्कोहल जैसे स्फाइनगोफॉस्फोलिपिड्स में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए ग्लाइको नाम है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से इसका नाम ग्लाइको है, या ग्लाइकोस्फिनगोलिपिड्स, क्योंकि सिम्फिनगोसिन जो है एज अ अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। लेकिन ग्लाइसरॉल नहीं प्रेजेंट होता, ये याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइसरॉल हमें नहीं मिलता है। फिर आते डिराइव्ड लिपिड्स। हमने देखा जब फैट्स की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, चाहे वो सिंपल लिपिड्स है या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है, उनकी हाइड्रोलिसिस यानी ब्रेकिंग एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब हो जाते हैं तो हमें कुछ डेरिवेटिव्स मिलते हैं, यानी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद हमें प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे ही, जब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी उन प्रोडक्ट्स को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव जो है ये क्यों लिपिड्स में ही आ जाते हैं, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बराबर लिपिड्स की तरह, वो है कि ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल ये सॉल्वेंट्स में होते हैं, लाइक इथर, अल्कोहल, जिनको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। इनमें जो है अल्कोहल देखा गया ग्लाइसरॉल भी होता है, और दूसरे अल्कोहल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इनमें देखा है कि मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल्स यानी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, कुछ में डाई एसाइल यानी कुछ में जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है इन डिराइव्ड लिपिड्स में, उनके पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें मोस्टली वो फैट आती है जिसमें हम वाइटामिन्स को स्टोर करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी डिराइव्ड लिपिड्स ही होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स यानी जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें हाइड्रोकार्बन चेन, फैटी एसिड ये हाइड्रोकार्बन्स की लिंकेज होती है, वो भी डिराइव मिलते हैं। और कीटोन बॉडीज भी हमें फैट्स की हाइड्रोलिसिस के बाद मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा आते हैं दो और ग्रुप्स, बहुत छोटे हैं, मिस्चेलेनियस लिपिड्स है। ये इंक्लूड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिपिड्स जैसे हैं, जैसे कैरेटोनाइड्स हम देखेंगे, अगर कैरेटोनाइड की बात करेंगे, ये प्लांट पिगमेंट जो ऑरेंज कलर देते हैं, जैसे कैरेट्स में प्रेजेंट होता है बीटा कैरेटोनाइड। और इन्हीं कैरेटोनाइड्स को फिर फर्दर रिएक्शन होके हमें क्या बनता है, विटामिन ए,
जो एक्टिव विटामिन ए होता है वो बनता है कैरोटीनॉइड से। ऐसे पेंटाकोसेन होता है, बी वैक्स में प्रेजेंट होता है। ये मोस्टली हम बी वैक्सेस का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में ही करते हैं और मेडिसिन्स में इस्तेमाल करते हैं। और टर्पीन्स जो है ये भी प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे रिजन है, कतीरा जैसे हम कहते थे, पेड़ से निकलते हैं ना कतीरा वतीरा, उसको रिजन बोलते हैं। वैसे टर्पीन भी निकलता है, वो भी एक इनके ही मेटाबोलाइट्स होते हैं। और इसके अलावा आता है हमें न्यूट्रल लिपिड्स। ये वो लिपिड्स है जो अनचार्जड, यानी इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, इनको इसलिए हम न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। इसमें मोनो डाई ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल्स आते हैं और कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल इम्पोर्टेंट लिपिड है। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को हार्ट अटैक्स के चांसेस होते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्रिवेंट करता है हार्ट डिजीजेस। एंड और इस कोलेस्ट्रॉल जो है ये फर्दर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी की वजह से होती है। और कोलेस्टेरॉल एस्टर्स यानी कोलेस्ट्रॉल की फर्दर जब कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो उससे इसके एस्टर्स बनते हैं। इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी में। तो अगर हम देखेंगे कि फैटी एसिड का हम अगर जिक्र करेंगे यहाँ पर, वेट अ मिनट, फैटी एसिड्स जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन करते हैं और हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स होते हैं। मतलब हम कहेंगे कि फैटी एसिड्स एक लिंकेज होती है, ऐसे लिंकेज आ जाती है। अगर आप इनकी ये देखेंगे स्ट्रक्चर्स, ये हाइड्रोकार्बन्स लिंकेज होती है और इन्हीं में अटैच होता है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें इसमें फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। और प्लस इसमें फैटी एसिड प्लस, क्योंकि जब हम फैट लिपिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक तो फैटी एसिड मिलता है और प्लस अल्कोहल मिलता है। और अल्कोहल कोई भी हो सकता है, या तो ग्लाइसरॉल हो सकता है या फिर वो अल्कोहल, अदर अल्कोहल्स जैसे स्फिनगोसीन एक अल्कोहल है वो भी हो सकता है। तो फैटी एसिड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड का। फैटी एसिड्स कहाँ पर हमें मिलते हैं? हमारी ये एनिमल ओरिजिन है फैटी एसिड्स, ये एडिपोज टिश्यू में भी मिलते हैं। जो हम सिंपल लिपिड्स की बात करते हैं वो भी उन ऑन हाइड्रोलिसिस हमें फैटी एसिड अल्कोहल देते हैं। जो हमने कॉम्प्लेक्स की बात की तो वो भी हमें ऑन हाइड्रोलिसिस यही चीज़ें देते हैं, फैटी एसिड। और फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन से है यानी कार्बन और हाइड्रोजन स्केलेटन जुड़ा होता है। बिल्कुल जैसे आपने प्रोटीन्स में देखा उसमें भी हाइड्रोकार्बन चेन, साइड चेन्स जिनको हम कहते थे या एलिफेटिक साइड चेन्स कहते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी, या कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा वहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है जो कार्बन ये स्ट्रक्चर स्केलेटन देता है। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखेंगे फैटी एसिड्स में हमें इवन और ऑड चेन्स आते हैं, मतलब हम इवन नंबर और ये कार्बन चेन्स देखते हैं और नंबर ऑफ कार्बन चेन्स देखते हैं। जो इवन नंबर हम मोस्टली देखते हैं कि वो फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन नंबर बिटवीन 14 टू 20 होता है, यानी एक फैटी एसिड चेन में कार्बन की जो नंबरिंग है वो 14 टू 20। ये जो नंबर्स है ये इवन है, तो इनको हम इवन चेन कार्बन नंबर्स कहते हैं। इनकी जो अगर इवन हम देखते हैं इनकी जो बायोसिंथेसिस हो जाती है ये सुकेंस में होती है। यानी पहले अगर फॉर एग्जांपल बेस स्ट्रक्चर है तो उस पे एडिशन होते जाते हैं दो दो कार्बन, फिर से एडिशन होते हैं दो दो कार्बन, दो दो, यानी उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी इवन मैकेनिज्म में
होती है, पहले 2 फिर 2 2 ऐसे ही उनका नंबर इंक्रीज होता है। इसमें अगर मोस्ट कॉमन जो फैटी एसिड्स की अगर हम बात करेंगे, पाल्मिटिक एसिड आता है जो ज़्यादा कॉमन है, पाल्मिटिक एसिड, कार्बन नंबर 16। इसमें इस फैटी एसिड की लिंकेज में कितने कार्बन है? 16 कार्बन। ये मोस्ट कॉमन टाइप आता है। और फिर दूसरा है, इसकी एक एग्जाम्पल दूसरे की अगर हम देंगे, यहाँ पर मैं वो आपको देती हूँ, दैट्स स्टेरिक एसिड, STEA, स्टेरिक एसिड। इसका कार्बन 18, यानी ये 18 कार्बन है और ये दोनों इवन कार्बन चेन्स में आते हैं। और अब ऑड फैटी एसिड्स है, यानी वो इवन नंबर में नहीं आते हैं, उसमें हम लेते हैं कार्बन 3 चेन का फैटी एसिड, मतलब उसमें सिर्फ 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 नंबर ऑड है। तो वहां पर हमें एग्जाम्पल आती है प्रोपाइनिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड की कार्बन नंबर कितना है इस फैटी एसिड चेन का? 3 कार्बन। और वैलेरिक एसिड आती है, ये ऑड फैटी एसिड चेन्स है, वैलेरिक एसिड 5 कार्बन नंबर, यानी 5 और 3 ये ऑड आते हैं। एग्जाम्पल आप रखोगे, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन इवन चेन फैटी एसिड है, और स्टीरिक एसिड 18 कार्बन जो इवन में ही आता है, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स हम देखेंगे, मिलेंगे हमें। और जो ऑड चेन फैटी एसिड्स है उसमें प्रोपाइनिक एसिड 3 कार्बन नंबर और वैलेरिक एसिड आता है। यानी एक चीज है, फैटी एसिड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑड और इवन चेन्स में भी देखते हैं। और इतना ही नहीं, हम फैटी एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी डिफरेंशिएट करते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, दे लैक डबल बॉन्ड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो इनकी फैटी एसिड क्या लिंकेज है, ये कार्बन हाइड्रोकार्बन की लिंकेज है। तो कार्बन कार्बन में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं उनमें डबल चेन, ये डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो इसीलिए उसको हम नाम क्या देते हैं? सैचुरेटेड। जिसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट ना होंगे फैटी एसिड्स में, मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या कहेंगे? उसमें सिर्फ क्या होंगे? उसमें 1 या मोर डबल बॉन्ड्स, उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। उसमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और सिंगल भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में हमें डबल बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं। तो वो जितने भी ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये नेचर में दोनों इक्वल ही मिलते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं जिनके पास 1 डबल बॉन्ड होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जिनके पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड्स है, वो फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं कि उनमें कितने डबल बॉन्ड्स है। देखा गया है अगर उनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो हम उनको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अगर कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स में 2 डबल बॉन्ड्स है या 2 से ज़्यादा, उनको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। अगर आप ऑयल्स जब हम मार्केट में लाते हैं तब हम ये शॉर्ट वहाँ पीछे से लिखा होता है मूफा और पूफा, जिनको हम, या अब ऑयल्स में ये ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, मूफा पूफा, ये प्रेजेंट होता है। मूफा क्या है? ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये वो फैटी एसिड्स है जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मगर ओनली 1। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बहुत सारे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं।
और जब फैटी एसिड्स का हमें नाम करना है, नेमिंग करने हैं, वो हाइड्रोकार्बन यानी इसके पास कितने हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये याद रखिएगा, उनकी जो सफिक्स हम यूज करते हैं जो एंड में, मतलब जो भी हमें नेमिंग करना है उसको जो सफिक्स हमें ऐड करना है वो हम इस्तेमाल करते हैं एनोइक। कौन सा सफिक्स? एनोइक। और बाकी रेस्ट जो नेम है, कार्बन कितने 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, उस पे डिपेंड होता है, लेकिन उसको एंड लगाते एनोइक, ANOIC, एनोइक। फॉर एग्जाम्पल एक फैटी एसिड जिसके पास 8 कार्बन नंबर है, 8 कार्बन है, तो ये 8 क्या है? ऑक्टा। तो हम इसको ऑक्टा लगाएंगे, क्योंकि ये कौन सा फैटी एसिड है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसको ऑक्टा एनोइक आएगा। ऑक्ट, ऑक्टेट, ऑक्ट, फिर एनोइक हम इसमें ऐड करेंगे। ऐसे हम नाम लिखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड में, वहां पर ANOIC वाला सफिक्स ऐड करेंगे। अगर 8 कार्बन नंबर होगा तो ऑक्टा एनोइक नाम लिखेंगे। ऐसे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जिक्र करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हुआ जिनमें डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स भी है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड्स भी है, लेकिन वो मूफा और पूफा में डिवाइड है ऑन द बेसिस कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स उनमें है उसका। तब हम सफिक्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का सफिक्स हम यूज करते हैं, हम सफिक्स वहां पर यूज करते हैं इनोइक। इनोइक यानी ऑक्टा इनोइक। अगर हमें नाम होगा 8 कार्बन नंबर तो हम ऑक्ट यूज करेंगे ऑक्टेट के लिए, लेकिन साथ में इनोइक यूज करेंगे, तो ये बनेगा अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड होता तो AN लगाते हम। तो फैटी एसिड्स में हम नेमिंग करते हैं बेस्ड ऑन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या बेस्ड ऑन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब नाम कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? नंबर। जो नंबर हमें, क्योंकि हमें नेमिंग करनी है हाइड्रोकार्बन की, तो हम फैटी एसिड्स में देखते हैं कहाँ किस कार्बन नंबर पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। यहाँ पर मैं बनाऊंगी जिससे आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर है, यहाँ ऐड है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है, फिर यहाँ एक और H कार्बन, एक और कार्बन, इन सब कार्बन्स के साथ H ऐड है बैलेंस में, H2 ये हाइड्रोकार्बन चेन्स बनते हैं फैटी एसिड्स में। तो यहाँ पर मुझे नाम करना है, तो मैं नंबर 1 किसको दूंगी? कार्बन नंबर 1 मैं उसको दूंगी जहां से मुझे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होता है। 1 2 3 4 एक्स्ट्रा अप टू कब तक, कहाँ तक हमें कितनी नंबर कार्बन चेन्स की है। ये तो इसमें हुआ। फिर हम एक ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड ओमेगा। मैं कहा कि हम जब ऑयल लाते हैं उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी लिखा होता है कि दिस कंटेन्स ओमेगा फैटी एसिड, उसका मार्क हम ये W जैसा देते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट कार्बन होता है, जो क्योंकि CH2, व्हाट इज CH2? हम इसको मिथाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, CH2 या CH3 को मिथाइल ग्रुप। तो जो लास्ट होता है, लास्ट कार्बन, फॉर एग्जांपल ये वो फैटी एसिड है जिसमें सिर्फ 4 कार्बन है, तो लास्ट वाले को CH3 लगेगा, क्योंकि बैलेंस करना है बीच वालों को। यस टाइम हो गया, ओके आई विल एंड फ्रॉम हियर। तो इंशाल्लाह कल यहीं से